नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो कि मेरा काउंटर बेस में एमबीबीएस कर रहा है कैलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। तो अभी इंटर्न हम लोग 2K19 में नीट देने के बाद मैं बीडीएस कोर्स में ज्वाइन किया था। मेरा दोस्त सोरासिस मेरा वो भी कलकत्ता से है। गुड इवनिंग सोरासिस। गुड इवनिंग चंदन। आज की वीडियो में आने के लिए थैंक्स। एंड आज की वीडियो में मेनली एमबीबीएस कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे होता है कोर्स में, क्या सिलेबस, क्या सब्जेक्ट्स, आज ये करेंट सिनेरियो, इस सब के बारे में ओवरऑल ब्रीफ आइडिया हम लोग शेयर करेंगे। तो देखते रहिए, कुछ क्वेश्चन आंसर अच्छे से डिस्कस होगा। तो मेनली अभी बस करेंट एकेडमिक स्टेटस के लिए जाना, कैसे चल रहा है एमबीबीएस लाइफ, उसके लिए बारे में जानना चाहूँगा। मेरा कैसे चल रहा है आपका? अभी तो इंटर्नशिप चल रहा है। इंटर्नशिप में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल क्लासेस से ज़्यादा। अभी मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में चल रहा है अभी अभी एक्चुअली चल रहा है मेरा फॉरेंसिक मेडिसिन में। अब मतलब हम लोग का प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ पे ऑटोप्सी वगैरह तो नहीं होते, तो उस मतलब ड्यू टू दैट हमारा मतलब प्रेशर थोड़ा कम है एफएमडी में। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में जैसे मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी, उसमें थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है। ओवरऑल मतलब इंटर्नशिप में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है स्टूडेंट्स के अच्छा, साथ। यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूँगा और एक कि स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से इंटर्नशिप में ज़्यादा प्रेशर रहता है कि या स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा प्रेशर रहता है पढ़ाई का, एग्जाम्स के, या इंटर्नशिप में वर्क लाइफ का कैसा रहता है? एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में यू डू क्लास फ्रॉम 9 to 5, उसके बाद तुम्हारा मतलब खुद का टाइम रहता है। इंटर्नशिप में क्या होता है, तुम मतलब ड्यू टू मतलब बहुत इधर उधर करना पड़ता है काम के लिए, पेशेंट्स को लेके जाना पड़ता है, इधर हमें मतलब मैक्सिमम टाइम खड़े रह के रहना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा हेक्टिक है, टायर्ड हो जाते हो आप, तो मतलब ज़्यादा टायर्ड रहते हो नॉर्मली। पढ़ाई तो है, प्रेशर नीट पीजी के लिए तो पढ़ाई का प्रेशर रहता है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ कि एमबीबीएस में ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसीड्योर है, क्या एग्जाम्स देना पड़ता है? जो लोग एमबीबीएस कोर्स में ज्वाइन करने चाहते हैं उन लोग के लिए जस्ट एक ब्रीफ आइडिया कैसे होता है, कोर्स में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में। सो एमबीबीएस बीडीएस सबके लिए तो मतलब नीट यूजी देना पड़ता है। एग्जाम। नीट यूजी के बाद ये मतलब काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन मतलब रैंक मिलता है आपको, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए। हाँ। उसके बाद कॉलेज तुम अप्लाई करोगे, जिस कॉलेज में पहले होगा, जिस कॉलेज में वैकेंसी पहले होगा, उस कॉलेज में तुमको बोला जाएगा कि इस कॉलेज में तुम्हारा हुआ है, यू गॉट अ सीट। उसके बाद तुमको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके तुमको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले राउंड में तुम्हें जो कॉलेज मिला वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हें लगता है कि मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो तुम दूसरे राउंड में बैठोगे। सो समझ लो तुम पहले राउंड में जो कॉलेज तुमने नहीं लिया तो वो सीट वैकेंट हो गया, तो दूसरा कोई भी उस मतलब सीट में आ सकता है। तो ऐसे 3 राउंड्स होते हैं और एक मॉप अप राउंड होता है लास्ट। जी। तो मेनली 10th के बाद 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसका रहना पड़ेगा मैंडेटरी, उसके बेसिस पे नीट एग्जाम होता है। उसके बेसिस उसके बाद जो मार्क्स आएगा उसके रैंक के बेसिस पे। देन हम लोग जानेंगे एमबीबीएस में क्या सिलेबस रहता है। मेनली 5 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एकेडमिक चलते हैं। उसके बाद 5th ईयर 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कौन सी ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बोल देंगे, और सब्जेक्ट में मेनली क्या क्या टेक्स्ट बुक ऑथर क्या पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ईयर में तो मेनली रहता है 3 सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी में अच्छे बुक्स में पढ़ा था विश्राम सिंह मुझे अच्छा लगा था, इजी लिखा होता है। और अच्छे बुक्स है बीडी चौरसिया। फिजियोलॉजी में मैं पढ़ा, हम लोग तो फिजियोलॉजी में एक जन पढ़ते थे। फिजियोलॉजी में हाँ, एक जन इज गुड बुक, एक जन पढ़े थे। और फिजियोलॉजी में शंभुलिंगम पढ़ा था, शंभुलिंगम ही अच्छा है। एंड उसके बाद कोई अच्छा ज़्यादा जानना चाहता है कोई, तो वो गाइटन पढ़ सकता है, फॉरेन ऑथर। उसके बाद सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी में अच्छे बुक है केडी त्रिपाठी, और आता है माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट ईयर में भी 3 सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी में फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। सेकंड ईयर में भी 3 सब्जेक्ट, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। अच्छा, थर्ड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं? थर्ड ईयर में हम लोग का 4 सब्जेक्ट्स हैं। कम्युनिटी मेडिसिन, जिसे हम पीएसएम भी बोलते हैं, एंड देन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, देन ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। एंड फोर्थ ईयर में? फोर्थ ईयर में सब्जेक्ट्स रहता है जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन एंड ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स, ये 4 सब्जेक्ट। तो और एक बात बोल देता हूँ कि सर्जरी के अंडर आते हैं, बाकी और बहुत सब्जेक्ट आते हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक्स भी सर्जरी के अंडर आता है, तो ऑर्थोपेडिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। मेडिसिन के अंडर आता है डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, तो वो सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है, रेडियोलॉजी।
अच्छा ये भी सब पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, आप लोग का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है? जैसे हम लोग का BDS कोर्स में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में एग्जाम पैटर्न सेम रहता है कि 20-20 में 2-3 महीने गैप छोड़ के 3 इंटरनल रहते हैं और लास्ट में जाके पूरा फाइनल एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। तो इस टाइप का आप लोग का एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है? हम लोग का वही होता है, पूरे साल में 3 इंटरनल्स रहते हैं, इंटरनल्स के बाद फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। एक थ्योरी हो गया और एक वाइवा होता था और एक प्रैक्टिकल से स्टेप का ही। जी। देन आते हैं ऐसे बुक्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में जान लिया, अब एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लिया। एक जानेंगे कि स्ट्रेस कितना है। जैसे कि बोलते हैं MBBS पाने के मम्मी पापा बोलते हैं 10 के बाद उतना कुछ प्रेशर नहीं, अच्छे से पढ़ लो, 12 के बाद पढ़ लो। ये जो आप बोल रहे हैं ये पूरा गलत है। मतलब 10 के बाद लोग बोलते हैं कि ठीक है साइंस मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा है। 10 हो जाने के बाद बोलते हैं ठीक है 12 पास कर लो बेटा तो MBBS मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। MBBS जब मिल जाए तब आपको पता चलता है कि मतलब वहाँ पे अलग ही प्रेशर है, सबके बीच में प्रेशर सब जगह होगा। इसके बाद MBBS होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि प्रेशर कम जाएगा, MBBS होने के बाद प्रेशर और बढ़ जाएगा। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे MBBS के बाद तो उसमें और ज़्यादा प्रेशर रहता है। स्टूडेंट लाइफ में मैं पहले भी वो डिस्कस कर रहा था, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के टाइम में ज़्यादा है कि इंटर्नशिप में ज़्यादा है, कहाँ पे? स्टूडेंट लाइफ में ऑब्वियसली पढ़ाई का टाइम ज़्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आप हमेशा पढ़ ही रहे हो, क्लास में भी पढ़ रहे हो, क्लास से आके भी आपको पढ़ने का एग्जाम के लिए पढ़ना एग्जाम पड़ता के है, लिए स्ट्रेस एक रहता है। हाँ, इंटर्नशिप में आपको काम करना पड़ रहा है। यू हैव टू इंटरेक्ट विद पेशेंट, पेशेंट का हिस्ट्री लिख रहे हो, पेशेंट को बोल रहे हो क्या दवा लेना है, पेशेंट को काउंसिल कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट पेशेंट। वहाँ पे यू हैव टू अप्लाई व्हाट यू क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा बहुत। हाँ, क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, आप यू मतलब प्रोसीड्यूर सीखते हो। वहाँ पे पढ़ने का ज़्यादा टाइम आपको खुद के मतलब पर्सनल टाइम से आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक इंटर्न होने के नाते मतलब जो डिपार्टमेंट, जितना भी डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में कैसे पोस्टिंग्स का क्या रहता है? जैसे हम लोग के डेंटल कॉलेज में टोटल 9 डिपार्टमेंट्स रहते हैं। कोई अगर PG करना चाहता है तो 9 डिपार्टमेंट में कोई में एक में कर सकते हैं। तो आप लोगों में MBBS करने के बाद कितना स्टेप का डिपार्टमेंट रहता है जहाँ पे PG करने का ऐसा मौका रहता है? MBBS में जितना डिपार्टमेंट में आपका इंटर्नशिप होगा, कोई भी डिपार्टमेंट में आप कर सकते हो PG। 19 सब्जेक्ट्स है, 19 सब्जेक्ट्स में PG कर सकते हो आप। अच्छा, एक और भी एक मुझे जानना था कि इंटर्नशिप पोस्टिंग के दौरान जिस डिपार्टमेंट के आपको तो पोस्टिंग हुआ, बहुत सारे डिपार्टमेंट बाकी भी है अभी, तो जहाँ पे हुआ कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करना पड़ता है, कहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड रहता है, कहाँ पे कैसे रहता है, उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया अगर। हमारे इंटर्नशिप में सबसे ज़्यादा वर्कलोड था पीडियाट्रिक्स में। क्योंकि पीडियाट्रिक्स में हमारे बहुत पेशेंट्स हैं और जितने पेशेंट्स होंगे वर्कलोड उतना ज़्यादा होगा। एक्चुअली हाँ, डिपार्टमेंट वाइज कैसे कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करना पड़ता है, जस्ट एक ब्रीफ ओवर। तो पहला मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ था पीडियाट्रिक्स से। अच्छा। तो पीडियाट्रिक्स में क्या हुआ था, पेशेंट्स के एंथ्रोमेट्री मतलब वेट हाइट ये सब लोग अच्छा। बच्चे हैं, वो बहुत थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है आपको कि वो लेने नहीं देते, वो ट्रस्ट नहीं करते आपको, उनका ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है आपको। तो ठीक है, लेकिन जब आप मतलब ऐसे इंटरेक्ट करते हो बच्चों के साथ तो अच्छा भी लगता है। उसके बाद बच्चा जब ठीक हो जाता है, जब इरिटेबल नहीं रहता है, आपको बाय बोल के जाता है तो मज़ा आता है उस टाइम पे। पीडियाट्रिक्स में ऐसे एंथ्रोमेट्री लेना पड़ता था, ब्लड सैंपल्स लेना पड़ता है हम लोग को। उसके बाद पीडियाट्रिक्स के बाद मेरा था ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स-गायनी में आप लेबर रूम में जब ड्यूटी रहता है तो उस टाइम आपको चेक करना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्शंस कितने हैं। जब प्री लेबर रूम में जब मतलब लेबर पेन में रहते हैं कोई पेशेंट तो चेक करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन कितने होते हैं। प्रिपेयर करना पड़ता है पेशेंट को, मतलब कैथेटराइज करना पड़ता है। उसके बाद डिलीवरी के बाद बच्चे का केयर के लिए पीडीएम में बोलना भूल गया, मतलब न्यूबॉर्न जब आता है तो न्यूबॉर्न को हम साफ मतलब उसको साफ करना पड़ता है। उसका रूटीन न्यूबॉर्न केयर जो होता है वो करना पड़ता है। उसका टेम्परेचर मॉनिटर करना पड़ता है, ऑक्सीजन मॉनिटर करना पड़ता है, बेसिक कुछ इंजेक्शन देना पड़ता है उसको, यही सब होता है। और सर्जरी में जैसे आपको बेसिक ड्रेसिंग करना पड़ता है, कुछ वुंड्स जो रहते हैं उनका ड्रेसिंग। जब ओटी में जाते हो, ओटी में आप देखेंगे क्या प्रोसीड्यूर हो रहा है, उसके बाद सूचर कर सकते हैं आप, और कुछ प्रोसीड्यूर में आप ऐसे असिस्ट भी कर सकते हो। ऑर्थोपेडिक्स में भी सेम, ऑर्थोपेडिक्स में सर्जरी टाइप का ही है। और अभी तक इमरजेंसी मेडिसिन कोई पेशेंट आएगा तो आप उसका पूरा हिस्ट्री मतलब ट्रीट आप उसको खुद ही ट्रीट करें। अभी एक जो करेंट एक टॉपिक्स था, इवेंट्स हुआ था कुछ दिन पहले, मतलब एक सुसाइड का जो केस हुआ था, डॉक्टर नवदीप सिंह पंजाब से फर्स्ट ईयर पीजी रेडियोलॉजी में कर रहे थे, 2017 में टॉप किया था नीट में। तो आपको क्या लगता है कि इसलिए इस टाइप का प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या पर्सनल आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है, इस टाइप के बारे में क्या बोलना चाहता है?
देखिए, अब किसी के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो तो हाँ। हम नहीं बता सकते। बाहर से जो लगता है मे बी वर्क स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो उनका पर्सनल कुछ हुआ होगा मे बी। क्या क्या हम लोग काम सीख सकते हैं जो काम सीखने के बाद हम बाहर में जाके मार्केट में जाके खुद का कुछ करके कुछ मनी अर्न कर सकते हैं? क्या क्या काम उस टाइप का हम लोग एमबीबीएस में एक्चुअली सीख सकते हैं इसके बारे में? एमबीबीएस में मेनली आप सीखते हो डिजीज़ के बारे में। Various. आपको डायग्नोस करना है क्लिनिकली। अभी हमारा कोर्स क्लिनिकली ओरिएंटेड है, तो आपको डायग्नोस करना है। कुछ कुछ मतलब सिम्टम्स और साइंस लेके पेशेंट आएंगे तो आपको वहाँ से डायग्नोस करने पड़ेंगे मिनिमल इन्वेस्टिगेशंस के साथ। तो एक्चुअली एक्सपीरियंस इसमें बहुत बड़ा काम लेता है, तो यू हैव टू गेन एक्सपीरियंस। उसके बाद आप तब मतलब एक्यूरेट डायग्नोसिस कर पाएंगे आप। तो एमबीबीएस के बाद बहुत लोग जूनियर रेसिडेंटशिप करते हैं हॉस्पिटल के किसी के अंडर, हॉस्पिटल में कोई भी, या फिर पीजी एक चॉइस है। पीजी में भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत, और पीजी में आप स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे एक चीज़ के बारे में। या फिर एमबीबीएस के बाद एक्सपीरियंस मिलने के बाद आप स्टेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। स्टेट का एग्जामिनेशन देने के बाद आप कोई पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर होकर जा सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर, हाँ, वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर होकर आप जा सकते हैं। एक चीज़ मैं किम्स के बारे में जानना चाहता हूँ, कलिंग इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के। जैसे मैं डेंटल साइंस को, डेंटल कॉलेज के बारे में ओवरऑल मुझको पता है कि कहाँ पे डेंटल कॉलेज का क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, कहाँ पे क्या। लेकिन किम्स में देखा हूँ बहुत बड़ा एक कैंपस है, कहाँ पे ऑप्स गायनी का सेक्टर है, कहाँ पे ब्लॉक की, कहाँ पे क्या ओपीडी का सेक्शन अलग है, बिल्डिंग अलग है, नया नया सुपर स्पेशलिटी हुआ है, नया नया कैंसर हुआ है। तो एक किम्स के बारे में क्या क्या डिपार्टमेंट है उसके बारे में थोड़ा बहुत एक आइडिया दे लेंगे, क्योंकि जो लोग किम्स में आएंगे उन लोगों को एक अच्छे से आइडिया हो जाएगा, हाँ यहाँ पे ये सब है, इसके बारे में थोड़ा। एक्चुअली किम्स में पाँच टोटल बिल्डिंग है। टोटल 5 बिल्डिंग है। हाँ, एक है कॉलेज बिल्डिंग। कॉलेज बिल्डिंग में हमारा लेक्चर थिएटर है, 4 लेक्चर थिएटर है, और उसमें नॉन क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उसके डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे एनाटोमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ये एक बिल्डिंग में है। दूसरा बिल्डिंग है हमारा एक, जो पहले ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी बिल्डिंग था, अभी वो रेनोवेट हो गया। वहाँ पे अभी साइकेट्री वार्ड है, डर्मेटोलॉजी ओपीडी एंड वार्ड है, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स का ओपीडी है। अच्छा। और एक बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ केबिन है, ठीक, सिर्फ वहाँ पे ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी का केबिन है। और एक नया बिल्डिंग बना है ई ब्लॉक जो बोलते हैं। ई ब्लॉक में नीचे से स्टार्ट होके ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी वार्ड, ऊपर है पीडियाट्रिक्स वार्ड, उसके ऊपर है मेडिसिन का वार्ड, मेडिसिन का ECU ICU, पल्मोनरी मेडिसिन का वार्ड, अच्छा, और ICU। और इधर है हमारा पुराना बिल्डिंग, सबसे पुराना जिसका एक्चुअली पहले नाम था प्रद्युम्न मेमोरियल हॉस्पिटल, PBMH, अभी भी वही नाम है। अच्छा। किम्स PBMH, अच्छा, प्रद्युम्न मेमोरियल हॉस्पिटल। तो उस बिल्डिंग में हमारा ग्राउंड फ्लोर में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और बाकी सब ओपीडीज है। हाँ, जो ओपीडी अब तक नहीं बोला, बाकी सब ओपीडी उस ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में ओपीडीज पे है। मैं देखा वहाँ पे मेनली रजिस्ट्रेशन से काउंटर सेक्शन सब कैसे। हाँ, उधर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, उधर ओपीडीज भी सब है। और वहाँ पे रेडियोलॉजी भी है शायद, है रेडियोलॉजी ग्राउंड फ्लोर। हाँ, सेकंड फ्लोर में भी 2-3 ओपीडी है, CTBS ओपीडी, गैस्ट्रो ओपीडी सेकंड फ्लोर में, और वार्ड्स है, सर्जरी वार्ड है वहाँ पे। और उसके बाद आता है थर्ड फ्लोर में अभी आपको ऑर्थोपेडिक्स वार्ड है, और फोर्थ फ्लोर में भी अभी ऑर्थोपेडिक्स वार्ड है, और फोर्थ फ्लोर में केबिन भी है जो अभी रेनोवेटेड है। फिफ्थ फ्लोर में उसके बाद है ICU, और 6th फ्लोर में है आपका कार्डियोलॉजी वार्ड और कार्डियोलॉजी ICU। अच्छा, हम लोग में जब ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग था तब हम लोग इमरजेंसी, हम लोग जब OSMF कॉल आता था, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, पेशेंट का कुछ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो बेसिक चेकअप हो जाने के बाद इमरजेंसी वार्ड में हम लोग जाते थे। उसके बाद वार्ड में होता था एडमिट जनरल सर्जरी में, ENT वार्ड में होने के बाद उन लोगों का जब प्लेट लगाना पड़ता था, प्लेटिंग टेटिंग होता था, तब कुछ मेजोरिटी में होता था। वो मेजोरिटी कौन सा फ्लोर में, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर? हाँ, मेजोरिटी है थर्ड फ्लोर में, 2 OT है, एक मेजोरिटी थर्ड फ्लोर में है OT कॉम्प्लेक्स, और एक सुपर स्पेशलिटी OT है फोर्थ फ्लोर में। अभी नया तो सुपर स्पेशलिटी हुआ है और नया कैंसर का भी हुआ है। और हम लोग जब से थर्ड ईयर में क्लास करने जाते थे जनरल मेडिसिन का, जनरल सर्जरी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑपोजिट में जो बिल्डिंग था वहाँ पे मेनली क्लास होता था हम लोग। हाँ, वो बिल्डिंग में बोलना भूल गया उसको, वो भी पुराना बिल्डिंग है, D ब्लॉक बोलते हैं उसको। अच्छा। उसमें एक्चुअली पहले अभी उसमें ENT नीचे एकदम ग्राउंड फ्लोर में ENT वार्ड है, और
बाकी सब नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, उसमें उसका भी वार्ड है वहाँ पे, न्यूरोलॉजी। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सी इसके इतना जो हम लोग प्रिपरेशन लेते हैं, बहुत सारे लोग नीट के इतना प्रिपरेशन लेते हैं, इस बार 25 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, उनमें से भी 10-14 लाख का सिलेक्शन, उनमें से भी गवर्नमेंट में 60,000 के आसपास सीट, गवर्नमेंट सीट। तो इस रिलेटेड जो बहुत सारा लोग नीट की प्रिपरेशन के लिए 3 साल ड्रॉप ले रहे हैं, 4 साल ड्रॉप ले रहे हैं, बहुत सारा प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो अभी जाके MBBS कोर्स में इतना उसके बाद भी प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, प्रैक्टिकल काम्स का प्रेशर, ये सब क्या वर्थ इट है? इस टाइप का आपको क्या बोलना चाहिए, क्या ये है? ये तो एक पर्सनल चॉइस है मेरे हिसाब से। देखिए, अगर आपको MBBS पढ़ना है, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तो 1 साल ड्रॉप, 2 साल ड्रॉप ठीक है, तो 3 साल ड्रॉप लेना, यू आर मिसिंग अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ योर लाइफ एक्चुअली। तो यू कैन ट्राई इट फॉर 2 years, 2 साल के बाद, और दैट्स व्हाई यू शुड लुक फॉर अल्टरनेटिव। ये मेरा पर्सनल व्यू है। हाँ ठीक है। देन और एक हम लोग करेंट इवेंट्स के बारे में टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इधर में हम लोग का कलकत्ता में जो हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, हम लोग का मौमिता देवनाथ डॉक्टर के साथ। तो आपको क्या लगता है हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पे क्या फॉल्ट हो रहा है, जो हम लोग का मेन, जो हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे अपडेट करने से ये ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में? देखिए, ये जो हुआ है, ये मतलब इट्स अ वेरी सैड इवेंट। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग इट इज़ इनएक्सक्यूजेबल जो भी हुआ है। बिकॉज जब आप वर्क प्लेस में हो, आपको मिनिमम एक सिक्योरिटी बनता है कि वर्क प्लेस में है हम, मतलब विदाउट एनी वरीज वी कैन वर्क। एज अ डॉक्टर वी नीड, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमको। तो अगर सिक्योरिटी ना हो, अगर उसके बारे में हम लोग सोचते रहे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेनली सिक्योरिटी में और भी अच्छे से डॉक्टर्स के लिए, और भी डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग और भी करना चाहिए जी, और भी अच्छे से प्रोटेक्शन देना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग हुआ, बहुत सारा केसेस आप लोग देखे, कभी बहुत ही क्रिटिकल केस कभी देखे, इस टाइप का कुछ सीन हुआ था? यस, एक दो अगर एग्जांपल देंगे तो अच्छा, कैसा कैसा देखा है? एग्जाम्पल इमरजेंसी मेडिसिन में एक्चुअली, जब मतलब पेशेंट्स आते हैं नॉर्मली, तो एक पेशेंट आया था ऐसे नॉर्मली, मतलब वो आए थे, उनको सांस नहीं आ रही थी। अच्छा। पेशेंट आके उनको बोला गया कि उनका एक ABG किया जाए, मतलब सांस नहीं आ रही थी और उनका बॉडी पूरा मतलब ठंडा हो गया था, तो उनका ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बहुत कम था, उनका पैर में भी एडिमा था। तो प्रोविजनल डायग्नोसिस था उनका कार्डियक शॉक में, कार्डियक शॉक में उनका ब्रैडीकार्डिया भी था। तो उनका एक ABG किया गया, उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, ठीक है। तो उनके बाद मतलब ये सब करते करते, वाइटल्स लेते लेते वो पेशेंट कोलैप्स करेगा वहाँ पे, वैसे फट से कोलैप्स कर गया। उसके बाद हम लोग उनको रिसर्सिटेट किए, CPR दिए, रिसर्सिटेशन मतलब एड्रेनलिन इंजेक्शन दिए, लेकिन बट वी कुड नॉट सेव द पेशेंट। अच्छा, हम लोग जब सर्जरी वार्ड में पोस्टिंग होता था 3rd ईयर में, एक केस बहुत न्यूज़ में एक बार आया था कि एक बार बाम्बू स्टिक ऐसे लेके चेस्ट से लेके यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी पास से एकदम बाहर चला गया था। जनरल सर्जरी वार्ड में कुछ ट्रीटमेंट हुआ था, वो पेशेंट को सेव किया गया था, यहाँ से लेके पूरा बाम्बू स्टिक से ऐसे चला गया था। उस टाइप का केस के बारे में आपने सुना है कुछ? ऐसे केस तो मैंने नहीं देखा, मेरा दोस्त देखा एक्चुअली। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस बहुत आते हैं। तो मैं एक पिक्चर देख रहा था, तो उसका पूरा पैर कट गया था, पैर का मतलब मसल्स पूरा कट गया था। अच्छा। पैर मतलब लगा था, अटैच था, लेकिन पूरा कट गया था। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, देन हम लोग आते हैं, जैसे कि हम लोग का कॉलेज में वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट है, कुछ कुछ अच्छे डिपार्टमेंट, बहुत रिस्पेक्टेड बोलते सकते हो, पॉपुलर बोल सकते हो, उस टाइप का। वहाँ पे सबका ड्रीम ब्रांच होता है, हाँ करेंगे तो PG इस डिपार्टमेंट में करेंगे, यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में सबके ड्रीम ब्रांच होता है। तो MBBS में इस टाइप का कुछ है जहाँ पे सबका रहता है, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है इस टाइप का? हाँ, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट अभी तो रेडियोलॉजी है और डर्माटोलॉजी है। क्यों रेडियोलॉजी, क्यों डर्माटोलॉजी, क्यों बाकी जनरल सर्जरी मेडिसिन क्यों नहीं? डर्माटोलॉजी में एक्चुअली इमरजेंसी केसेस बहुत कम रहते हैं, तो ये नॉर्मली आपको 9 to 5 काम करना पड़ता है, उसके बाद आपका छुट्टी हो जाता है। मतलब वर्क लाइफ, हाँ, आपको वर्क लाइफ है। बैलेंस आपको रहता है डर्माटोलॉजी में। रेडियोलॉजी में एक्चुअली पे बहुत ज़्यादा रहता है, और आप मतलब जो इंस्टेंट आपको मतलब उससे ही मिलता है पे, तो वो ज़्यादा रहता है। अच्छा, और लास्ट अभी क्वेश्चन के साथ अभी ख़त्म करेंगे कि आप अभी इंटर्न बन चुके हैं, आपका कॉलेज में सबसे सीनियर,
फिजिक्स के अलावा हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर को सबसे सुपर सीनियर है अब। तो जूनियर्स के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि ये स्टेप्स करना चाहिए आप कॉलेज लाइफ में, इंटर्नशिप में, ऐसा ऐसा कि ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए जो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो, एप्लीकेट हो, कुछ देना चाहेंगे? फर्स्ट जो 4 ईयर्स है इंजॉय करो भाई, क्योंकि उसके बाद इंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उतना भी नहीं कि मतलब पढ़ाई इफेक्ट हो। दिन में कुछ घंटे पढ़ाई का, मिनिमम कुछ घंटे पढ़ाई का मतलब वो हैबिट रखो, वो बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले सबको पढ़ना है, लेकिन वो जो दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम के पहले कुछ तो याद रहेगा, तो रिवाइज हो जाएगा एक्चुअली, तो उसमें आपको उतना टेंशन नहीं आएगा एग्ज़ाम के टाइम में। और इंटर्नशिप के दौरान इंटर्नशिप के दौरान रेगुलर लाइफ स्टाइल थोड़ा रेगुलर करना पड़ेगा, जैसे जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, और रेगुलर लाइफ स्टाइल होगा तभी, मतलब नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको इंटर्नशिप के दौरान, सुबह जाना पड़ता है। ठीक है वीरा, थैंक यू मेरे पास साथ पॉडकास्ट आने के लिए, थैंक यू बहुत। और कुछ बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर बात करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, मेरे तो BDS कोर्स है, तो BDS कोर्स में अगर जानना चाहते हो और सोरसिस बेरा MBBS कोर्स के बारे में अगर जानना चाहते हो, बेरा का नंबर, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में है, पर्सनल जो नंबर में कॉन्टैक्ट करने के बाद हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन में अगर कंसल्टेशन चाहिए तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग ये करके कर सकते हो। बाकी चैनल के अंदर जाइए, नया नया वीडियो डिस्कवर कीजिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। तो आज के वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।